हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न यूनिट नंबर 13 के, और यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का ये भाग नंबर 3 है। अर्थात इससे पहले दो पार्ट में भी हमने एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 13 के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं, और ये है भाग 3। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे, यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें करने हैं। और बेटे अभ्यास प्रश्नों का ये है भाग नंबर 3, तीसरा पार्ट है अभ्यास प्रश्नों का। तो हमें पता होना चाहिए कि हम यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और ये अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 3 है। और आज हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखेंगे सब। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को एक वाक्य, थोड़ा ये वाक्य अपने हिसाब से लिखता हूं। पूछे गए क्रम में लिखिए। अलग अलग पार्ट में अलग अलग बातें इन्होंने पूछी हैं, और उन्हें एक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है पी के बी के घटते क्रम में। पी के बी के घटते क्रम में। तो हमें जो यौगिक इन्होंने दे रखे हैं उन्हें पी के बी के घटते क्रम में लिखना है। एक तो दे रखा है इन्होंने C2H5NH2, एक तो दे रखा है C2H5NH2। इधर लिखता हूं, किसे किसे लिखना है बेटे, C2H5NH2। ठीक है, इथाइल एमीन है। एक दे रखा है C6H5NHCH3, C6H5NHCH3, कॉमा। एक दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH। और एक दे रखा है C6H5NH2, C6H5NH2। ये चार तरह के इन्होंने एमीन दे रखे हैं, और हमें इन्हें लिखना है पी के बी के घटते क्रम में। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, एक बात ये सिखाई थी कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल अक्षार है, जो कोई जितना ज्यादा प्रबल अक्षार होता है ना, उसका पी के बी उतना ही कम होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है पी के बी के घटते क्रम में। इसका मतलब हमें इन चार एमीन्स को रखना है इनकी क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में, क्योंकि क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम होगा तभी तो पी के बी का घटता क्रम होगा। ये बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छांटना है इनमें से सबसे ज्यादा दुर्बल अक्षार। और आपको पता है इन चारों में कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं,
यहाँ लिखते हैं, चलो इसका उत्तर, यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे दुर्बल क्षार है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है, तो C6H5NH2 ये सबसे दुर्बल क्षार है, यानी कि इसका pKb सबसे बड़ा होगा। ये निशान लगाया हमने बड़े है का या ग्रेटर देन का, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा C6H5NHCH3, क्योंकि इधर से तो C6H5 तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना इस तरह एमीन में, और CH3 प्लस I इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण CH3 ग्रुप नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी कि C6H5 तो इसका बेसिक कैरेक्टर घटा रहा है एमीन का, और CH3 इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है, क्षारीय लक्षण बढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं दूसरे नंबर पे इसे रखूंगा C6H5NHCH3, ठीक है बेटे। अब इसके बाद हम रखेंगे C6H5NH2 को, C2H5NH2, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो इथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी भी दूसरी स्पीसीज को उपसह संयोजक बंध के रूप में दे सकता है और एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद आपके पास फिर देखो कि एक था हमारे पास डाई इथाइल था, ये रहा डाई इथाइल एमीन, तो इसके बाद हम लिखेंगे डाई इथाइल एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH। इसके पास दो प्लस I ग्रुप है, तो ये ज्यादा सपोर्ट करेंगे नाइट्रोजन एटम को, अर्थात नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों बढ़ाने में हेल्प करेंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली किसी भी स्पीसीज को दिया जा सकता है, और यदि इजीली किसी स्पीसीज को दे दिया तो हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करता है। तो हमें एक बात पता चली है कि यदि मैं बात करूं कि ये चार हमने लिखे हैं 1 2 3 4 एमीन, इनमें सबसे प्रबल क्षार कौन सा है, तो ये है सबसे प्रबल क्षार है, और जो सबसे प्रबल क्षार होगा उसके लिए pKb का मान सबसे कम होगा। ये सबसे दुर्बल क्षार है तो इसके लिए pKb का मान सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है तो इसके लिए pKb का मान सबसे कम है। ये चीज ध्यान रखनी है, इस pKb को समझ जाओ, कल भी इसका क्वेश्चन आया था। चलो पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटे। इन्होंने कहा है क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में, क्षारकीय प्राबल्य, प्राबल्य कह दो या प्रबलता कह दो, एक ही बात है, के घटते क्रम में किसे किसे रखना है देखते हैं। एक तो इन्होंने दे रखा है C6H5NH2, C6H5NH2 सबको पता है एनिलीन है, और इसकी क्षारीय प्रबलता बहुत कम होती है, पता है ना सबको। बेंजीन रिंग नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है। एक दे रखा है इन्होंने C6H5NCH3 का होल ट्वाइस, C6H5 है और फिर N है और फिर है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। एक तरफ तो इसके फिनाइल ग्रुप है बेंजीन रिंग जो इसके बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, और एक तरफ है 2 मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, अर्थात इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। एक दे रखा है बेटे C2H5 का होल ट्वाइस NH, आपको बताइए C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे अच्छा या सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और एक दे रखा है इन्होंने CH3NH2, CH3NH2 में CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और एमीन के NH2 है बेटे, NH2 CH3NH2। तो हमें लिखना है इन्हें क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में, यहां से लिख रहे बेटे उत्तर
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, सबसे प्रबल क्षार कौन सा होगा? आपको पता है C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे प्रबल क्षार होता है, क्योंकि कई बार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके पास दो इथाइल ग्रुप हैं जो दोनों प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। मैंने कई बार आपको समझा रखा है, देखो C2H5 N और H, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली किसी स्पीसीज को दे दिया तो समझो ये लुईस क्षार की भांति बहुत अच्छा काम करेगा। मैं इसे कह सकता हूं प्रबल लुईस क्षार। अब आपको पता है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं C2H5 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, अर्थात इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर को सरकेंगे और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर को सरकेंगे। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इधर को सरकेंगे तो नाइट्रोजन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, यानी यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को जाएंगे, तो तभी तो इस लोन पेयर को नाइट्रोजन एटम आसानी से किसी भी स्पीसीज को दे पाएगा। और यदि वो आसानी से अपने लोन पेयर को किसी भी स्पीसीज को दे पाता है तो समझ जाओ वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रबल लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है बेटे, तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हम डाई इथाइल एमीन को मानते हैं। अब डाई इथाइल एमीन के बाद किसे रखना चाहिए? डाई इथाइल एमीन के बाद रखना चाहिए, देखो इथाइल एमीन तो यहाँ कहीं है नहीं, इसे रख दो CH3NH2। तो इससे ज्यादा घटते क्रम में है ना, तो CH3NH2, उसके बाद ये होगा। ठीक है, सबसे प्रबल क्षार, उसके बाद मिथाइल एमीन। उसके बाद हमें पता है कि भाई हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, एनिलीन तो सबसे वीक बेस होता है, एमीन्स में सबसे दुर्बल क्षार होता है। तो अब हमारे पास ये बचा, क्या बचा बेटे? C6H5, यानी ये तो फिनाइल ग्रुप है, यानी कि देखो CH3 का होल ट्वाइस है ना, जो ये दो दो कौन से ग्रुप हैं? मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप। देखो C6H5 N, ऐसा ही तो है बेटा, ये CH3 C6H5 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचता है, तो क्या करेगा? नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा और अनुनाद के कारण इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने अंदर घुमा देगा। पता है ना इस बात का? एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं तो पढ़ी हैं आपने, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को घटाएगा ये ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से किसी दूसरी स्पीसीज को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। और जब नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब C6H5 ग्रुप इस नाइट्रोजन एटम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को घटा रहा है, या प्रायिकता को या संभावना को घटा रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन के क्षारीय लक्षण को घटाता है। पर ये दोनों तो बेटे प्लस आई ग्रुप है, आपको पता है प्लस आई ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर को और इधर को मूव करेंगे। ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो पाएगा दूसरी स्पीसीज को दिया जाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि ये तो अपोजिशन कर रहा है और ये दोनों सपोर्टिव हैं। जब एक अपोजिशन कर रहा है और दो सपोर्टिव हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, दोनों का मिला जुला इफेक्ट होगा। अर्थात हम इसे बहुत ज्यादा प्रबल क्षार तो कह नहीं सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा दुर्बल क्षार भी नहीं है। तो सबसे प्रबल, उसके बाद और इसके बाद कौन है? ये बचा है हमारे पास C6H5NH2, एनिलीन। सबको पता है कि एनिलीन ऐसा होता है एनिलीन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये तीन बॉन्ड हैं। सबको पता है, जब अनुनादी संरचनाएं पड़ी थी, ये यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ गया, इस तरीके से बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं पढ़ाई थी। कुल मिला के 5 अनुनादी संरचनाओं में से 3 अनुनादी संरचनाओं में ऐसा होता है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज,
और जब नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो खुद समझ जाओ कि जिसकी आदत थी दूसरों को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की उपसह संयोजक बंध के रूप में, वो खुद ही पॉजिटिव हो गया, यानी कि उसके खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो किस तरह दे देगा किसी दूसरे को। और जब वो नाइट्रोजन एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं दे सकता तो हम उसे बेस या क्षार कैसे कह देंगे बेटे। सिर्फ दो 5 अनुनादी संरचनाओं में से 2 अनुनादी संरचनाओं में ही नाइट्रोजन उपलब्ध करा पाता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी दूसरी स्पीसीज को। तो साफ बात है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डाई इथाइल एमीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाएगा और आपका एनिलीन एनिलीन वीकेस्ट बेस माना जाएगा इन द केस ऑफ एमीन। समझ लेना इस बात को बहुत ध्यान से। ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर, देखते हैं थर्ड में क्या पूछा गया है। थर्ड में पूछा है क्षारकीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में। क्षारकीय प्राबल्य कह दो या प्रबलता कह दो, एक ही बात है। के बढ़ते क्रम में तो हमें क्या करना है, कुछ एमीन्स हमें दे रखे हैं और कुछ एमीन्स को हमें क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में रखना है। और इसमें बेटे पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, पार्ट ए में दे रखा है एनिलीन। सबको पता है एनिलीन सबसे वीक यानी सबसे दुर्बल क्षार है। फिर दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ गया है एनिलीन के, तो क्या होगा, सिखा रखी हैं सारी बातें आपको। फिर है पैरा टोलुडीन, पैरा टोलुडीन यानी पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। देखो आप अपने आप बता दोगे कि इनमें कौन सा सबसे वीक बेस है और कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। एनिलीन का स्ट्रक्चर बना के तो देखो, एनिलीन का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ऐसा होगा, बेंजीन रिंग ऊपर जुड़ा हुआ है NH2, ये एनिलीन है, ठीक है। चलो इस गोले को ना बना के हम 3 बॉन्ड बनाते हैं जिससे आप कंपैरिजन आसानी से कर सको। पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये तो हमारा बेंजीन रिंग है और ऊपर है NH2 और पैरा पोजीशन पर जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थोमेटा पैरा। पैरा टोलुडीन, देखो समझो इसे, ये तो NH2 है और यहां जुड़ा हुआ है CH3। देखो अब देख लो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सबको पता है कि ये क्या है, ये तो एक दुर्बल क्षार है, एक वीक बेस है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है। यदि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है तो वो अच्छा क्षार की तरह कार्य करेगा, और यदि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है तो वो अच्छे क्षार की भांति कार्य नहीं करेगा। तो होगा क्या बेटे, मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, इस रिंग के अंदर अनुनाद के चक्कर में लग जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं उपलब्ध हो पाएगा, या यूं कहो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा एनिलीन एक वीक बेस है, एनिलीन एक दुर्बल क्षार है। पर जरा यहाँ तो देख लो, सबको पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये NO2 ग्रुप -I ग्रुप है, और -I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, यानी कि अनुनाद में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने आप ले सकता है। या यूं कह दो, यदि मोटे तौर पे आपको कहना हो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखेगा और यदि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को खींचे रहेंगे तो साफ बात है कि नाइट्रोजन परमाणु पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर उतना ज्यादा भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा जितना थोड़ा बहुत यहाँ अवेलेबल हो रहा था। यहाँ तो अकेला बेंजीन रिंग था जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहा था, अपने अनुनाद में इस्तेमाल कर रहा था, पर यहाँ तो बेंजीन रिंग का साथ देने वाला एक NO2 ग्रुप आ गया है जो बहुत ज्यादा -I इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण इस रिंग की हेल्प करने वाला एक आया
और नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को इसने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, सॉरी घटा दिया है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा यानी इलेक्ट्रॉन जितने थोड़े बहुत यहाँ थे उतने भी नहीं मिल पाएंगे, तो ये वाला नाइट्रोजन परमाणु किसी भी स्पीसीज को अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा और हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्बल अक्षार है। पर यदि आप CH3 के केस में देखो तो आपको पता है CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, और यदि ये प्लस आई ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी देगा बेंजीन रिंग में, जिसके कारण इनका कुल प्रभाव मोटे तौर पे नाइट्रोजन परमाणु पर पड़ेगा और नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बढ़ेगा। और नाइट्रोजन परमाणु पर यदि इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बढ़ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन परमाणु आसानी से किसी दूसरी स्पीसीज को अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि CH3 यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप हेल्प करता है एनिलीन की उसके क्षारीय प्रबलता को बढ़ाने में। तो यदि इन्होंने कहा है क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखना है तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुर्बल अक्षार तो ये है, क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो हम उत्तर में लिखेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहां लिखते हैं उत्तर पैरा नाइट्रो एनिलीन। और इससे ज्यादा प्रबल कौन होगा, ये होगा एनिलीन, एनिलीन। और सबसे ही प्रबल कौन होगा, पैराटोलुडीन, क्योंकि यहां जो आपके पास CH3 ग्रुप है ना वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। चलो बी पार्ट देखते हैं, बी में देखते हैं क्या है। बी में है बेटे C6H5NH2, C6H5NH2 सबको पता है एनिलीन वीक बेस है। C6H5NHCH3, C6H5 दुखी करने के लिए है और CH3 है सुखी करने के लिए, पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा अनुनाद के चक्कर में पड़ गए और CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये हेल्प करेगा और ये अपोजिशन करेगा। एक दे रखा है इन्होंने C6H5CH2NH2, एक दे रखा है C6H5CH2NH2। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है तो बहुत सिंपल। देखो एक बात समझ जाओ आप, इन्होंने कहा है क्षारीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में सबसे वीक आपको बताना है इसमें से क्षार, तो सबसे वीक तो यही होगा आपका, यहां उत्तर लिखते हैं चलो C6H5NH2, ये तो हो गया सबसे वीक। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसे मानना चाहिए, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसे मानने, या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो NH के एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला, NH के एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, ठीक है, ये घटाएगा या बढ़ाएगा, ये क्षारीय लक्षण को घटाएगा या बढ़ाएगा। यहां देखो जरा NH2 है, एक तरफ जो है CH2 ग्रुप है, उसके बाद है जिसका इफेक्ट नेगेटिव है। यहाँ तो NH के पास CH3 और C6H5 दोनों है, यहाँ भी NH2 के पास C6H5 और CH2 दोनों है, ठीक है, पर यहाँ बिल्कुल नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग, तो इसका ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा इसके ऊपर। और यहाँ देखो बेंजीन रिंग क्या नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्टली अटैच है, नहीं है डायरेक्टली अटैच, और डायरेक्टली अटैच नहीं है तो CH2 अपना काम करेगा प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण, जबकि यहाँ CH3 करेगा तो अपना काम प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। पर यहाँ साथ में नाइट्रोजन एटम के पास जो बेंजीन रिंग अटैच है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, ये बढ़ाएगा ये घटाएगा। पर यहाँ तो इसकी दूरी नाइट्रोजन परमाणु से बढ़ गई है, बीच में CH2 आ गया है, तो इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा यहाँ, यानी कि ये नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को उतना नहीं घटा पाएगा। इसलिए मैं कहूंगा दूसरे नंबर पे हमें रखना चाहिए इसे रखना चाहिए C6H5NHCH3 को। और यदि कोई पूछता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल अक्षार कौन सा है तो यही होगा C6H5CH2NH2, क्योंकि क्षारीय प्रबलता को घटाने वाला ये ग्रुप है बेंजीन रिंग या फिनाइल, ये तो नाइट्रोजन से दूर हट गया ना, और यहाँ नाइट्रोजन के बिल्कुल जड़ में ही है, तो इसका इफेक्ट तो बेटे ज्यादा होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम कौन से पार्ट पे आए, नंबर थर्ड था ना, नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ में कहा गैस अवस्था में घटते क्षारीय प्राबल्य के क्रम में, गैस अवस्था में घटते क्षारीय प्राबल्य के क्रम में, गैस अवस्था में क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में हमें उत्तर को देना है। और हमारे पास है, एक तो इन्होंने दे रखा है C2H5NH2, एक तो दे रखा है C2H5NH2, एक दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये तो आपको पता ही है, होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पर गैसीय अवस्था भी मैंने आपको सिखाई थी। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर करेंगे बात। एक दे रखा है इन्होंने C2H5 का होल थ्राइस, C2H5 का होल थ्राइस N, टर्सरी एमीन है, ट्राई इथाइल एमीन, और एक दे रखा है NH3। अब देखो यहाँ एक बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो जलीय विलयन में आता है। यदि विलयन में या कोई भी विलयन आपने बना रखा हो एमीन का, उसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सबसे प्रबल अक्षार कौन सा एमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो यदि विलयन बना रखा है तो उत्तर सेकेंडरी देना है। क्योंकि टर्सरी एमीन में एक समस्या मैंने आपको सिखाई थी कि उसमें आता है स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम विन्यासी बाधा, और त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो आक्रमण नहीं कर पाता है। इसलिए हम विलयन की अवस्था में, लिक्विड सॉल्यूशन की स्टेज में हम कहते हैं कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। पर यदि आप गैसीय अवस्था में बात करते हो ना, सुन लियो ध्यान से, कभी एग्जाम में गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन। यदि आप गैसीय अवस्था के बारे में बात करते हो तो बेटे गैसीय अवस्था में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गैसीय अवस्था में स्टेरिक हिंड्रेंस का उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी त्रिविम विन्यासी बाधा उतना ज्यादा मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि इन्होंने कहा है घटते क्षारीय प्राबल्य के क्रम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यदि कोई हमारे से पूछता है, इसका उत्तर कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख दें इसका उत्तर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यदि कोई पूछता है, इसके पास 1+I ग्रुप है, इसके पास 2+I ग्रुप है, इसके पास 3+I ग्रुप है, इसका मतलब तीनों सपोर्ट करेंगे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। और जब तीनों सपोर्ट करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा किसी भी स्पीसीज को। तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ट्राई इथाइल एमीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले तो हम इसे ही लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई इथाइल एमीन को। यहाँ लिखते हैं उत्तर, ये उत्तर सिर्फ गैसीय अवस्था में है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद किसे रखोगे, डाई इथाइल को रख दो, दो हैं इसके पास +I ग्रुप, C2H5 का होल ट्वाइस NH। उसके बाद किसे रखोगे, मोनो इथाइल एमीन या इथाइल एमीन कह दो, C2H5NH2, और सबसे वीक कौन सा होगा, NH3। ठीक है, इस बात को मैंने पहले भी आपको समझाया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 5 में इन्होंने दिया है, नंबर 5 पे दिया है बेटे क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। किसे किसे करना है, एक तो दे रखा है इन्होंने C2H5OH। भाई C2H5OH की यदि हम बात करें तो एल्कोहल का क्वथनांक तो एमीन से ज्यादा होता ही है, क्योंकि एल्कोहल एमीन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
और एक है CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल ट्वाइस NH, ये है बेटे डाई मिथाइल एमीन। अब यदि हम डाई मिथाइल एमीन की बात करते हैं तो डाई मिथाइल एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पर इसके पास समस्या यह है कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके पास केवल एक H है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा नहीं बना पाएगा जितना प्राइमरी एमीन बना पाएगा। इन्होंने एक दे रखा है C2H5NH2, एक दे रखा है C2H5NH2, ये प्राइमरी एमीन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शायद ज्यादा बना लेगा क्योंकि इसके पास एक ही H है, इसके पास दो H हैं। तो हमें बताना है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में। तो बेटे जो जिसके अणुओं के बीच जितना स्ट्रॉन्ग, जितना प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, वो उतना ही ज्यादा क्वथनांक दिखाएगा, यानी उतने ही ज्यादा ताप पर उबलेगा। यहाँ डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा और किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा। तो यदि हम यहाँ बात करते हैं क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में ही बनेंगे, पर इसमें चांस कम है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। यदि आप यहाँ बात करो एल्कोहल की तो हाइड्रोजन तो इसके पास भी एक है, पर यदि आप वैद्युत ऋणात्मकता की बात करते हो तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, देखो क्वथनांक सबसे कम क्वथनांक जो है डाई मिथाइल एमीन का होगा, डाई मिथाइल एमीन का, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल ट्वाइस NH, ये होगा, इसका होगा क्वथनांक सबसे कम। उसके बाद होगा बेटे C2H5NH2 का, C2H5NH2 का, और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया ही था एल्कोहल का होगा C2H5OH का, ठीक है। कार्बन परमाणु इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, कार्बन तो तीनों में दो दो हैं, इसलिए हम आसानी से कंपेयर कर पाए हैं यहाँ। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर, देखते हैं नंबर 6 क्या है। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, जल में विलेयता को आप घुलनशीलता भी कह सकते हो, या इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में कि जल में कौन सा सबसे ज्यादा घुलनशील होगा, और इन्होंने दे रखा है C6H5NH2, एक तो दे रखा है C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन तो पानी में घुल ही नहीं सकता है, आपको पता है सबको। एक दे रखा है इन्होंने C2H5 का होल ट्वाइस NH, दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH, और एक दे रखा है इन्होंने C2H5NH2, C2H5NH2। सीधी बात है, पानी के साथ जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में उतना ज्यादा घुलनशील होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनिलीन तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों नहीं बना पाता है सर एनिलीन, तो बेटे कल के वीडियो में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि एनिलीन में दो चीजें हैं। ये तो है द्रव स्नेही हिस्सा, द्रव स्नेही का मतलब ये चाहता है कि हम वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, और ये है द्रव विरोधी बेंजीन रिंग। तो इसका साइज बड़ा होने के कारण इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। द्रव विरोधी का इफेक्ट ज्यादा होगा, द्रव स्नेही का होगा कम, ठीक है। इसलिए नहीं बना पाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ। और इसके बाद दूसरा नंबर किसका है बताओ। मैं दूसरे नंबर पे डाई इथाइल एमीन लू या इथाइल एमीन, ये केवल एक H है, इसके पास कितने हैं, दो। तो क्या होगा, होगा ये कि दूसरे नंबर पे हमें इसे रखना पड़ेगा C2H5 का होल ट्वाइस NH को, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड उतने नहीं बना पाएगा जितने ये बनाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसके पास 2+I ग्रुप है, इसके पास कितने हैं, 1+I ग्रुप है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चांस इसके हैं C2H5NH2 के,
कारण इसके आप इस तरह बता सकते हो कि दो हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पहली बात। किसके साथ? पानी के साथ। दूसरी बात, एक इसके पास प्लस आई ग्रुप है, इसके पास दो प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये भी कारण आप बता सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे? इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे? इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे? नंबर 1 पर तो इन्होंने दिया है इथेनोइक एसिड को मीथेनामाइन में। इथेनोइक एसिड को किस में बदलना है? मीथेनामाइन में। इथेनोइक एसिड को मीथेनामाइन में बदलना है। आपको पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड ऐसा ही तो होता है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड। और मीथेनामाइन का मतलब CH3NH2, यही तो होता है। मिथाइल एमीन को ही तो कहते हैं मीथेनामाइन। तो इथेनोइक एसिड को मीथेनामाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे जो मैं करवा रहा हूं। आपको जो है किसी भी यूनिट के उदाहरण सारे करने चाहिए, पाठ्य निहित प्रश्न सारे करने चाहिए और अभ्यास प्रश्न सारे करने चाहिए। यूनिट को पढ़ो, फिर ये 3 तरह के क्वेश्चन करो, फिर आप किसी रेफरेंस बुक या साइड बुक के क्वेश्चन या मॉडल पेपर के कर सकते हो। फिर देखो कितना मजा आएगा। अब देखो इथेनोइक एसिड है CH3COOH, CH3COOH, ध्यान से देखियो, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करा देते हो थायोनिल क्लोराइड की, SOCl2 की, तो सब बच्चों को पता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे और एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, बीच में SO जुड़ेगा। भाई SO2 गैस निकलेगी, HCl। साइड प्रोडक्ट को लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मेन प्रोडक्ट देखो CH3COCl, ये बनेगा CH3COCl। और यदि आप ज्यादा इतराना चाहते हो तो दिखा सकते हो कि SO2 गैस भी निकली और HCl गैस भी निकली है। तो हमारे पास CH3COCl आया है, इसका आप अमोनिया से रिएक्शन करा दो, HNH2, देखो NH3 लिखा है, तो क्या निकल जाएगा? HCl। HCl लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CONH2, ठीक है। ये जो CH3CONH2 आया है, इसके ऊपर आप Br2 और KOH का रिएक्शन कराओ तो सही, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जिसे आप कहते हो, Br2 और KOH का रिएक्शन कराओ आप इसके ऊपर। पता है आपको, बीच की चीजें गायब हो जाएगी, क्या बचेगा? CH3NH2, देखो बन गया नहीं CH3NH2। तो ये तरीका है बनाने का, बस आपको पता होना चाहिए, इनके सबके नाम पता होने चाहिए। ये क्या है? ये है इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। और ये क्या है? एल्केनोइल क्लोराइड में 2 कार्बन है, तो इसे आप कह सकते हो इथेनोइल क्लोराइड, इसे आप इथेनोइल क्लोराइड कह सकते हो, ठीक है। एल्केनामाइड में 2 कार्बन, तो इथेनामाइड। IUPAC नाम लिख रहा हूं बेटे सारे, इथेनामाइड। और ये एल्केनामाइन में 1 कार्बन, तो मीथेनामीन, ठीक है बेटे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखते हैं, चलो सेकंड में क्या दिया है इन्होंने। सेकंड में दिया है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमिनो पेंटेन में, हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल को किस में कह रहे बदलने के लिए? 1 एमिनो पेंटेन, 1 एमिनो पेंटेन में। इसका मतलब पता क्या है? हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब, नाइट्राइल तो समझते हो आप, साइनाइड को कहते हैं। 5 तो होंगे इसमें कार्बन ऐसे, C5H11 नाइट्राइल,
CN, ये है हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल। अब मैं CS3 CS2 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 ऐसे करके 5 बार लिखूंगा। मैंने इकट्ठा ही लिख दिया यहाँ C5H11CN। 1 एमिनो पेंटेन, क्या बनाना है? 1 एमिनो पेंटेन, यानी कि ये बनाना है। देखो इसमें 5 कार्बन को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, CS3 CS2 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 ऐसे। तो हमें साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। देखो चलो यहां से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है कि हमारे पास C5H11C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये है साइनाइड। आप इसका जो है जल अपघटन कर दो। चलो H3O पॉजिटिव लिख दो, या H2O/H पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, 2 बॉन्ड टूटेंगे, और सबको पता है कि H2O का ऑक्सीजन यहाँ जुड़ता है और दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ते हैं। ये बनता है, थोड़ा एरो का निशान छोटा बना दूं, ये बनता है C5H11CONH2। ठीक है, 5 और 1 6, हेक्सेनामाइड बना। ये क्या बना? हेक्सेनामाइड। भाई 5 कार्बन तो ये हैं और 1 कार्बन ये है, और एल्केनामाइड है, तो हेक्सेनामाइड होगा। अब यदि आप हेक्सेनामाइड पर यही रिएक्शन करा दोगे ना, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पता है ना आपको, Br2 और KOH का रिएक्शन, तो ये चीज अलग हो जाएगी। यहाँ से आपके पास बचेगा C5H11NH2। देखो यही तो बनाना था, C5H11NH2। तो ये तरीका है। बस ध्यान रखना है आपको कि ये रिएक्शन याद तो होगी सबके, याद है ना? एल्केनामाइड की ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करने पर बीच में से CO निकल जाता है, हाफ मैन ब्रोमेनामाइड अभिक्रिया है। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमेनामाइड अभिक्रिया, ध्यान रखना है। अच्छा नंबर 3 देखो, चलो नंबर 3 दिया है, मीथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। मीथेनॉल को बदलना है, किसमें बदलना है? इथेनोइक एसिड में बदलना है। यहां लिख देते हैं, पता है सबको, मीथेनॉल मिथाइल अल्कोहल को तो कहते हैं, किसे कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। इसे बदलना है मीथेनोइक एसिड, यानी कि 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिरका। ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन। बहुत आसान है, देखो यहां से करते हैं। चलो हमारे पास है CH3OH, ये CH3OH है, ये लिख दिया CH3OH। इसके ऊपर आप PCl5 का रिएक्शन कराओ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। सबको पता है 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, और बीच में PCl3। साइड प्रोडक्ट POCl3 HCl लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट लिखो CH3Cl। लिखना चाहो तो लिख सकते हो तीर के नीचे साइड प्रोडक्ट। अब इसका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा दो आप, KCN से। जब आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या निकलेगा? KCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। आ गया। अब ये जो आपके पास मिथाइल साइनाइड आया है, इसका आपको करना है जल अपघटन। देखो एक बात बताता हूँ, पूर्ण जल अपघटन ही कर दो इसका, H3O पॉजिटिव। ये 2 बॉन्ड टूटते हैं, ध्यान से देखेंगे, इधर O और इधर 2H। फिर ये बॉन्ड टूटता है, इधर H और इधर OH। इस तरह होता है। ऊपर वाला आंशिक जल अपघटन है, नीचे वाला भी यदि हो जाता है तो पूर्ण जल अपघटन माना जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो CH3COOH ही तो बना इधर, CH3COOH। देखो एसिटिक एसिड नहीं बना क्या? साथ में आप कह सकते हो N और H कितने हैं? 2 और 1 3, NH3 भी बनता है, चाहे तीर के नीचे लिख दो आप NH3 को माइनस करके। तो ये हो गया हमारा। हमें मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना था, बना दिया। अब मूव करते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 में इन्होंने दिया है इथेनामाइन को मीथेनामाइन में। इथेनामाइन है, किस में बदलना है? मीथेनामाइन।
इथेनामाइन को मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है, यानी 2 कार्बन वाला एमीन C2H5NH2 इसे कन्वर्ट करना है 1 कार्बन वाले एमीन में CH3NH2 में। समझ लेना ध्यान से, यही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करोगे या कैसे परिवर्तित करोगे। देखो सबसे पहले हमने लिया 2 कार्बन वाला CH3 CH2 NH2, ये ले लिया। इसके ऊपर आप नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करा दोगे HNO2 का, सिखाया था ना। ये बॉन्ड टूट जाते हैं OHNO, नाइट्रोजन गैस और पानी साइड प्रोडक्ट है, तीर के नीचे लिखना चाहिए, यदि लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो जरूरत तो है नहीं। CH3 CH2OH बनेगा बेटे एल्कोहल, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल बन गया। अब ये जो हमारे पास एल्कोहल बना है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। आप K2Cr2O7 ले सकते हो अम्लीय प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। पता है आपको, एक H यहाँ से उठेगा, एक H यहाँ से उठेगा, O ये है, H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CHO, सिखा रखी है ये रिएक्शन मैंने, CH3CHO बनेगा, ये बन गया हमारा CH3CHO। अब यदि CH3CHO का दोबारा फिर आप ऑक्सीडेशन मार दोगे ना, यदि आप इसका फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दोगे, और वही है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इनके द्वारा, तो आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख लो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बनेगा CH3COOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप अमोनिया का रिएक्शन कर दो। ठीक है, करें अमोनिया का रिएक्शन। यहां लिख रहा बेटे मैं, ध्यान से देखियो जरा, जगह कम बच गई। चलो खैर देखते हैं। यदि आप इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करते हो HNH2 का, तो यहां से तो H और यहां से OH, H2O निकल जाएगा, CH3CONH2, CH3CONH2 इथेनामाइड बनेगा, और इथेनामाइड पर आप हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कर दो। कौन सा रिएक्शन? Br2/KOH, तो आपको पता है CO बीच में सट जाएगा, ये बनेगा CH3NH2। देखो मीथेनामाइन नहीं बन गया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इन परिवर्तनों को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के पार्ट भी आपको सिखाता हूं बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 5 में हमारे पास बेटे इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड है हमारे पास, है इथेनोइक एसिड, और इस इथेनोइक एसिड को बदलना है प्रोपेनोइक एसिड में। ठीक है, पता है ना इथेनोइक एसिड ये होता है, इथेनोइक एसिड जिसे आप एसिटिक एसिड कहते हो, 2 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन और तीसरा कार्बन ये हो गया। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, बहुत आसान है। आप इथेनोइक एसिड लो, CH3COOH, देखो कैसे लिखा है मैंने, इसके ऊपर आप अपचयन करा दो, एक अपचायक ले लो अच्छा सा, चौक में पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, एक अच्छा सा अपचायक ले लो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ हमें चाहिए 4 नवजात हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2H तो ऊपर जुड़ेंगे, 2H जुड़ेंगे नीचे, तो यहाँ बनेगा CH3, साइड प्रोडक्ट को तो H2O को तो रहने दो, CH3 CH2OH, क्या बना बेटे? 2 कार्बन वाला एल्कोहल, जिसे आप इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कह सकते हो। यदि आप यहाँ फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ रिएक्शन करा देते हो, तो क्या बनेगा?
ये जो हमारा OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप I से रिप्लेस हो जाएगा। किससे? आयोडीन से। ये वाला ग्रुप आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा CH3CH2I, 2 कार्बन वाला एल्काइल आयोडाइड, जिसे हम कह सकते हैं इथाइल आयोडाइड। अब यदि आप इथाइल आयोडाइड पर रिएक्शन करा देते हो, जब भी आपको चैन बढ़ानी हो ना, कार्बन का परमाणु बढ़ाना हो, तो इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो। KCN का रिएक्शन करोगे तो क्या निकलेगा? KI निकल जाएगा। हमारे पास बचेगा CH3, CH3 के बाद क्या लिखूं? CH2, CH3 CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए COOH, तो बस आपको इसका अपघटन करना है, जल अपघटन। H3O पॉजिटिव, पूर्ण जल अपघटन करेंगे हम। यहाँ लिख दूं पूर्ण। पूर्ण जल अपघटन करना मैंने आपको सिखाया था कि 2 बॉन्ड टूटते हैं, इधर ऑक्सीजन और इधर दोनों हाइड्रोजन। एक बॉन्ड टूटता है, इधर OH और इधर H। ठीक है, तो ये हमारे पास NH3 साइड प्रोडक्ट निकलेगा। मेन प्रोडक्ट है 2 कार्बन और COOH, CH3 CH2 COOH। यही तो बनाना था हमें, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब आप इस जल अपघटन को 2 स्टेप में भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको कि पहले तो ये डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड तोड़ दिए, फिर अगले स्टेप में 1 बॉन्ड तोड़ दिया। ये था पार्ट नंबर 5। अब आ जाते हैं छठे पार्ट पर, नंबर 6। ये पार्ट नंबर 5 था, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर दूं। अब आ जाते हैं छठे पार्ट पर। छठे में दिया है मिथेनामाइन को इथेनामाइन में, मिथेनामाइन है, मिथेनामाइन को इथेनामाइन में। मिथेनामाइन तो आपको पता है CH3NH2, इसे बदलना है इथेनामाइन, C2H5NH2 बदलना है। बिल्कुल बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना आसान काम है। सबसे पहले हम मिथेनामाइन लेते हैं, CH3NH2, ये ले लिया। इसके ऊपर आप नाइट्रस अम्ल का रिएक्शन कराओ, HNO2 का, सिखा रखा है। OHNO साइड प्रोडक्ट नाइट्रोजन और पानी, मेन प्रोडक्ट CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अब आप मिथाइल अल्कोहल के ऊपर वही रिएक्शन करो फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन का। क्या होगा? OH की जगह क्या आ जाएगा? I, ये बनेगा CH3I। क्या बना? मिथाइल आयोडाइड। ये जो मिथाइल आयोडाइड बना है ना बेटे, इस मिथाइल आयोडाइड पे सेम वही KCN का रिएक्शन करो। यदि आप पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करोगे तो ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला बढ़ती है, कार्बन परमाणु बढ़ता है। ये बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3CN बन गया। अब ये जो CH3CN बना है, इस CH3CN पर आप अपचयन करोगे, रिडक्शन करोगे। यहां लिखता हूं मैं, देखो किससे करोगे रिडक्शन? कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे ये ले लिया हमने सोडियम और अल्कोहल, और हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है 4 नवजात हाइड्रोजन की। ठीक है, कैसे होगा? देखो ये 4, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 तो H इधर जुड़ेंगे और 2 H इधर। CH3CH2NH2 क्या बनेगा? CH3CH2NH2। ठीक है, अब बताओ, देख लो ध्यान से आप। CH3CH2NH2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 कार्बन और NH2, C2H5NH2। यही तो बनाना था, यही तो है आपका इथेनामीन, इथेनामाइन, या आप इसे इथाइल एमीन भी कह सकते हो। तो ये तरीका है मिथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करने का। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 इन्होंने दिया है
नाइट्रोमीथेन को डाई एमीन में, नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डाई एमीन में। नाइट्रोमीथेन को डाई एमीन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोमीथेन तो पता है आपको, CH3NO2, यही तो होता है नाइट्रोमीथेन। और डाई एमीन का मतलब इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल और बीच में सेकेंडरी एमीन ग्रुप, ये है डाई एमीन। बन जाएगा, बहुत आसान है, देखो ध्यान से करें। आपके पास क्या है, नाइट्रोमीथेन है, ये मिथाइल ग्रुप है। देखो चलो थोड़ा सा इस तरह समझाऊंगा। ये नाइट्रोमीथेन है CH3NO2, इसका आप रिडक्शन मैंने आपको सिखा रखा है, इसका 6H सिखा रखा है ना। ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 और 2 4H तो यहाँ लग गए और 2H यहाँ, 6H, एक जल का अणु दूसरा, साइड प्रोडक्ट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। CH3NH2 लिखो आप, CH3NH2, ठीक है, यानी मिथाइल एमीन। अब इस मिथाइल एमीन के ऊपर कार्बाइल एमीन रिएक्शन करा दो आप, CHCl3 और KOH। कार्बाइल एमीन रिएक्शन तो पढ़ी है आपने, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है। मैं लिख दूं यहां, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये NC बनेगा यहाँ, CH3NC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब यदि आप मिथाइल आइसोसाइनाइड का अपचयन कर दोगे, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का अपचयन करना है, थोड़ा सा इसे इधर लिखूं, CH3NC, CH3NC। यदि आप इसका अपचयन करते हो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, कोई भी एक अपचायक ले सकते हो, जैसे हमने अपचायक अभी लिया था सोडियम एल्कोहल वाला, तो आपको नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वे किस तरह जुड़ते हैं, देखो NC के बीच जो बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड तो यहाँ होता नहीं है, एक डबल बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, पता है ना, एक डबल बॉन्ड होगा और एक होगा उप सह संयोजक बंध। क्या होता है, यहाँ तो एक H जुड़ते हैं, यहाँ 3H, तो हमारे पास बनता है CH3NH, देखो डाई मिथाइल एमीन, यही तो बनाना था हमें, तो ये बन जाता है बेटे डाई मिथाइल एमीन। और अब हम आ जाते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8, प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में, अब दिया है इन्होंने प्रोपेनोइक एसिड को बदलना है इथेनोइक एसिड में। देखो यही तो है प्रोपेनोइक एसिड, और इसे बदलना है इथेनोइक एसिड में, इसमें बदलना है, देखो ठीक है। इसका उल्टा तो हमने अभी कराई है, देखो ये रहा, इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में बदला है, अब प्रोपेनोइक को इथेनोइक में बदलना है, ये भी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं CH3 CH2 COOH, यही तो है प्रोपेनोइक एसिड, इसका अमोनिया से रिएक्शन करा दो आप, NH3 को ऐसे लिख लो HNH2, तो इतनी चीज निकलेगी, देखो H2O निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CONH2, ठीक है। एल्केनामाइड में हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोपेनामाइड बना है। यदि इस प्रोपेनामाइड पे आपने हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करा दी, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन तो करा देते हो आप, ये रिएक्शन बेटे बहुत याद रखनी चाहिए हमें, नेम रिएक्शन। क्या होता है, बीच का CO यहाँ से गायब हो जाएगा, रिएक्शन पूरी सिखा रखी है मैंने कैसे होती है। CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 बनेगा,
CH3CH2NH2 का नाम, 2 कार्बन वाला एमीन। एल्केनामीन में क्या बोलोगे इसे? इथेनामीन। क्या बोलोगे बेटे? इथेनामीन। अब यदि इसके ऊपर आपने नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करा दिया ना, HNO2 का, सिखा रखा है रिएक्शन, OHNO, नाइट्रोजन और पानी निकलेगा, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OH, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कह दो या इथेनॉल कह दो, आपकी मर्जी है। बस आप इस इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके तो देखो, इसका ऑक्सीडेशन करो, K2Cr2O7 + H2SO4, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको सबको पता है कि ये वाला तो ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से, H2O निकलता है ना, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CHO, जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड, या फिर आप इसे IUPAC में इथेनॉल कहोगे। और इसका एक बार और ऑक्सीडेशन मारो भाई, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनता है। और यदि आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड O जुड़ जाएगा, सीधा बनेगा CH3COOH। देखो यही तो बनाना था, CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड। ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे बस, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे हमारी एक्सरसाइज के, जो हमने आज सॉल्व किए हैं। इनमें बेटे प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको प्रैक्टिस तब होगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे, आप नोट्स बनाओगे और उसमें से देखोगे, और इन अंतः परिवर्तन को बार बार रफ कॉपी पर लिख कर देखोगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे तो उदाहरण हो, चाहे पाठ्य निहित प्रश्न हो, चाहे अभ्यास प्रश्न हो NCERT के, ये केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आते हैं जिन्होंने पूरे पाठ को ढंग से समझा है, पढ़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर को बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा करो और नोट्स बनाया करो, और उसके बाद यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, पक्की बात है। और यदि शॉर्टकट लोगे ना, सीधा क्वेश्चंस पर आ जाओगे, या सीधा मॉडल पेपर, सैंपल पेपर 10 ईयर, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, सीधा इस पे आ जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बेटे आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक निश्चित क्रम में ही पढ़ाई करनी चाहिए बस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।